प्रिय मित्रों, आज के इस सेशन में हम लोग स्टैटिस्टिक्स के कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म जो डेटा साइंस में बहुत यूज़ होते हैं, जैसे वेरिएंस हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, मोमेंट्स, स्क्यूनेस और कुर्टोसिस, इन तरह की चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे और ढेर सारे एग्जाम्पल से उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसे एक रेंज है। अब अभी हम मेजर ऑफ डिस्पर्सन ऑफ डेटा, जैसे डेटा का फैलाव के बारे में बात करेंगे। जैसे मान लीजिए एम्प्लॉय का डेटा है, किसी कंपनी की एम्प्लॉयज की सैलरी का डेटा है, तो सैलरी जो है बहुत कम से बहुत ज़्यादा भी हो सकती है। 5,000, 10,000 से लेकर लाख, 2 लाख, 3 लाख तक जा सकती है। तो एक टर्म आता है रेंज। रेंज मतलब होता है, जैसे मान लीजिए अगर एग्जांपल हम एम्प्लॉय की सैलरी का लें, तो मिनिमम सैलरी है इम्प्लाई की उस कंपनी में और एक मैक्सिमम सैलरी है। तो मैक्सिमम माइनस मिनिमम, मतलब मैक्सिमम सबसे ज़्यादा जो सैलरी है उसमें से माइनस करेंगे सबसे कम जो सैलरी है उसको, तो वो आएगा। जैसे अगर सबसे ज़्यादा सैलरी 12,64,000 है और 48,000 सबसे कम सैलरी है, तो इनका जो डिफरेंस होगा वो जैसे 12,16,000 हुआ। ये जो है इसको रेंज बोलते हैं। रेंज मतलब कि मैक्सिमम माइनस मिनिमम डेटा। एक टर्म आता है वेरिएंस, जो डेटा का फैलाव देखता है। वेरिएंस से मतलब कि हम ये जानते हैं कि डिफरेंट डेटा पॉइंट्स जो हैं वो एवरेज वैल्यू से कितना कम है या कितना ज़्यादा है। फैलाव अगर ज़्यादा रहेगा तो ऐसे समझिए कि ये इम्प्लाई की सैलरी वाला अगर डेटा है, और मान लीजिए किसी ऑफिस में एवरेज इम्प्लाई की जो सैलरी है 40,000 है और मैक्सिमम सैलरी मान लीजिए 80,000 है, मिनिमम सैलरी 10,000 है, तो वेरिएंस ज़्यादा है। इसका मतलब कि जो मीन वैल्यू है 40,000, उससे ज़्यादा सैलरी वाले, मतलब काफ़ी ज़्यादा वाले भी ढेर सारे लोग हैं और उससे काफ़ी कम वाले भी ढेर सारे लोग हैं। मतलब 10,000, 20,000 सैलरी पाने वाले भी ज़्यादा लोग हैं और 60, 70, 80,000 पाने वाले भी ज़्यादा होते हैं। और अगर ज़्यादातर इम्प्लाई का डेटा जो मीन सैलरी है 40,000 उसी के आसपास है, जैसे 30,000 है, 50,000 है, 35,000 है, ज़्यादातर इम्प्लाई का डेटा। कुछ का डेटा हो सकता है 80,000 के आसपास हो, 70,000, 75,000, या कुछ का डेटा हो सकता है कि सैलरी का डेटा 10,000, 15,000, 20,000 हो। लेकिन अगर ज़्यादा इम्प्लाई की सैलरी का डेटा मीन के आसपास है, मतलब 40,000 के आसपास है, तो हम कहेंगे वेरिएंस कम है। मतलब डेटा का फैलाव बताता है वेरिएंस। वेरिएंस ज़्यादा होने का मतलब स्प्रेड ज़्यादा है, फैलाव ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा सैलरी वाले भी ज़्यादा हैं, बहुत कम वाले भी ज़्यादा हैं। वेरिएंस कम का मतलब कि औसत सैलरी वाले लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। एक टर्म आता है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का जो स्क्वायर होता है वही वेरिएंस होता है। और स्टैंडर्ड डेविएशन भी मतलब औसत डेटा, जैसे मान लिया औसत सैलरी से औसतन मतलब कितना अलग अलग है और दूसरे लोगों की सैलरी, तो इस तरह का एक मेजरमेंट होता है। उसको हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं। इसका जो फार्मूला है वेरिएंस, एक्स मान लीजिए डेटा है, मतलब यहाँ पर जैसे मान लीजिए सैलरी है, और एक्स आई जो टर्म है, आई की जगह पर 1, 2, 3 अप टू नंबर ऑफ एम्प्लाई तक जाएगा। अगर नंबर ऑफ एम्प्लाई उस ऑफिस में एन है, x1, x2 अप टू xn जाएगा। और x जो है सैलरी हो गई यहाँ पर। म्यू जो है मीन वैल्यू है, एक्चुअली ये पॉपुलेशन का मीन वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे इसमें, इसका मतलब सिग्मा मतलब हो गया यहाँ से यहाँ तक का मतलब कि x1 माइनस म्यू का स्क्वायर करेंगे और f1 से मल्टीप्लाई करें। f जो है फ्रीक्वेंसी है। जैसे मान लीजिए x1 सैलरी है, मान लीजिए 15,000 हो गई, तो 15,000 पाने वाले अगर 3 लोग हैं तो fi हो जाएगा 3। x2 मान लीजिए 20,000 है और 20,000 पाने वाले 4 लोग हैं, तो f2 हो जाएगा 4। तो ऐसे ऐसे मतलब एक इम्प्लाई की सैलरी
वो डेटा होगा और वो सैलरी पाने वाले कुल कितने लोग हैं, तो ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। तो हम एक एक डेटा का मतलब x1 माइनस म्यू का होल स्क्वायर करेंगे, फिर f1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दूसरा जो है x2 माइनस म्यू का होल स्क्वायर करेंगे, फिर f2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इन सारे टर्म को जोड़ते जाएंगे। सिग्मा सिग्मा का मतलब जोड़ते जाएंगे, जो पूरा सम आ जाएगा उसमें हम डिवाइड करेंगे सिग्मा एफ आई का, मतलब सिग्मा एफ आई मतलब f1 प्लस f2, मतलब सारी फ्रीक्वेंसी को जोड़ देंगे। जैसे जितने एम्प्लॉय हैं, मतलब जितनी सैलरी का डेटा है वो सारी हम जोड़ देंगे। तो ये पूरा टर्म आता है, इसको वेरिएंस कहा जाता है। और यहाँ पर स्क्वायर इसलिए किया गया है कि जैसे मान लीजिए अगर हम स्क्वायर ना करें, मतलब x1 माइनस म्यू इंटू f1, x2 माइनस म्यू इंटू f2 करें, तो प्रॉब्लम इसमें यह है कि जैसे यहाँ पर हम देख ले एक फिगर से हमको मालूम चल जाएगा। ये फिगर है, अब मान लीजिए ये एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टाइप का ये एक डेटा हो गया ये, और यहाँ पर जो है सैलरी का डेटा है, मतलब x1 सैलरी, फिर मीन सैलरी जो म्यू है, और x2 मतलब सैलरी है। अब अगर हम x1 कम है और मीन वैल्यू ज़्यादा है, तो x1 माइनस म्यू जब अगर हम करेंगे तो ये निगेटिव आएगा, लेकिन जब x2 माइनस म्यू करेंगे तो ये पॉजिटिव आएगा। तो अगर x1 माइनस म्यू x2 माइनस म्यू हम करेंगे, जोड़ेंगे दोनों को, तो ये निगेटिव और पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगा। इसलिए हमको स्क्वायर करने की जरूरत है। ये जो वेरिएंस का फार्मूला है एक्स आई माइनस म्यू का होल स्क्वायर, क्योंकि चाहे x1 माइनस म्यू करें जो नेगेटिव है इसका स्क्वायर करने पर भी पॉजिटिव आएगा, और x2 माइनस म्यू जो पॉजिटिव है इसका स्क्वायर तो पॉजिटिव आएगा। तो ये जो टर्म है ये हमेशा पॉजिटिव करने के लिए हमने स्क्वायर किया हुआ है, और इनटू एक एक फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लाई होगा, दो टोटल सम किया जाएगा डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी, मतलब टोटल नंबर ऑफ डेटा। तो ये वेरिएंस का फार्मूला है। और यहाँ पर एक्स एक्सिस में ये जैसे मान लीजिए सैलरी है, एज है, लेंथ हो सकता, कोई भी डेटा होता है, और ऊपर जो है फ्रीक्वेंसी होती है, मतलब वो डेटा कितनी बार आया है। जैसे x1 की फ्रीक्वेंसी ये इतना है, एक्चुअली फ्रीक्वेंसी ले सकते हैं या फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाई टोटल फ्रीक्वेंसी, टोटल नंबर, मतलब x1 सैलरी कितने लोगों की है डिवाइडेड बाई टोटल कितने लोग हैं। तो ये इस तरह का प्रोबेबिलिटी टाइप का ये होता है, ये वाई एक्सिस का होता है। तो इसको जो है नॉर्मली इस तरह का जो डिस्ट्रीब्यूशन बेल शेप्ड है इसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बोला जाता है, और प्रोबेबिलिटी के टर्म में ये टोटल एरिया हो जाती है 1, क्योंकि इसमें सारे एम्प्लॉय की सैलरी का डेटा आ जाता है। और ये म्यू जो है पॉपुलेशन का मीन होता है। पॉपुलेशन जैसा हमारे दूसरे वीडियो में मैंने बताया है कि पॉपुलेशन होता है टोटल, टोटल जो डेटा है। जैसे मान लिए अगर हमको इलेक्शन का डेटा लेना है, तो लोगों की एज का डेटा, तो ऑल इंडिया के लोगों का एज का डेटा कैलकुलेट करना है, तो ऑल इंडिया के लोगों का जो एवरेज एज है वो म्यू हो जाएगी। लेकिन अगर हाँ, चूँकि पॉपुलेशन का जो डेटा होता है बहुत लार्ज नंबर होता है, तो प्रैक्टिकली ये फिजिबल नहीं होता है, इसलिए हम क्या करते हैं सैम्पलिंग करते हैं, कुछ खास खास जगह से डेटा कलेक्ट करते हैं। जैसे 3-4 डिस्ट्रिक्ट का ले लिया और 5-7 लाख लोगों का हमने ले लिया डेटा, एज का डेटा, और उसका मीन निकाल लिया, तो उसका मीन यहाँ पर एक्स बार होता है। एक्स बार से मतलब वो सैंपल मीन एक्स बार होता है, पॉपुलेशन मीन म्यू उसको बोला जाता है। और जो वेरिएंस है इसको जो है हम सिग्मा स्क्वायर भी बोलते हैं, सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। ठीक है, ये हमने ये देखा कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है। यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि सिग्मा एक्स आई माइनस म्यू का स्क्वायर, इसको हम इस रूप में कर सकते हैं एफ आई अपन सिग्मा एफ आई, मतलब एक एक फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाई टोटल फ्रीक्वेंसी। अब ये कुछ प्रोबेबिलिटी टाइप का ये लग रहा है, तो इसको हम पी एक्स आई भी बोलते हैं, मतलब एक्स आई जो डेटा है उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाई टोटल फ्रीक्वेंसी। ऐसे भी हम सोच सकते हैं, लेकिन मेन फार्मूला ये है वेरिएंस वाला। इसका एग्जांपल अभी हम देखेंगे। और पॉपुलेशन के लिए वेरिएंस जो कि स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा होता है, इसका स्क्वायर लिखते हैं,
और ये फार्मूला भी हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो कॉमन फार्मूला है वो इस तरह से है। जैसे मान लीजिए हम फ्रीक्वेंसी ना लेकर के एक एक सैलरी कितनी बार आई है वो न लेकर के एक एक सैलरी को लिखते जाएं, मतलब FI 1 हो जाए, मतलब एक एक डेटा केवल एक ही बार मतलब हम लिखे। अगर जैसे मान लीजिए 20,000 सैलरी है तो 20,000 सैलरी को कई बार लिखे, एक आदमी के लिए, दूसरे आदमी के लिए, तीसरे आदमी के लिए, तो उस केस में FI जो है 1 हो जाएगा। तो FI 1 हो जाएगा तो ये फार्मूला जो यहाँ पर है ये FI 1 हो जाएगा, मतलब F1 F2 F3 सारे 1 हो जाएंगे, और सिग्मा FI हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ डेटा, तो N कह सकते हैं। तो ये पूरा टर्म हो जाएगा मतलब 1 डिवाइडेड बाई N, मतलब टोटल नंबर ऑफ डेटा। तो हम ये सैलरी ले सकते, ये फार्मूला लिख सकते हैं XI माइनस म्यू का स्क्वायर डिवाइडेड बाई N। N जो है टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स है, मतलब टोटल कितनी सैलरी का डेटा है। और ठीक है, अगर हम सैंपल का वेरिएंस अगर हम लेना चाहें पॉपुलेशन में, तो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स बहुत ज़्यादा रहते हैं। सैम्पलिंग के लिए हम बहुत पॉपुलेशन में से ही कुछ छोटा सा एक सैम्पलिंग करके लेते हैं, कुछ कम रिकॉर्ड लेते हैं। तो ये करने पर अगर हम म्यू के साथ वेरिएंस यूज करते हैं तो एक्चुअली इसकी वैल्यू से, अगर पॉपुलेशन वाला में अगर यही फार्मूला हम यूज़ करेंगे तो ये जो है सैंपल का वेरिएंस कम हो जाता है। तो इस कम को ऑफसेट करने के लिए हम क्या करते हैं कि डिवाइडेड बाई N-1 कर देते हैं, मतलब पॉपुलेशन का जब वेरिएंस लेते हैं तो डिवाइडेड बाई N रहता है टोटल नंबर ऑफ डेटा। वेरिएंस क्या लेते हैं, तो वेरिएंस को पहले तो S स्क्वायर हम लिखते हैं। S जो है सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन और S स्क्वायर होता है सैंपल का वेरिएंस। लेकिन फार्मूले में बाकी चीज़ें वही रहती हैं, XI माइनस, अच्छा ये सैंपल का जो मीन होता है वो X बार से हम लिखते हैं, म्यू नहीं। म्यू तो पॉपुलेशन का मीन हो गया, सैंपल का मीन X बार लिखेंगे। और इससे जब कैलकुलेट करते हैं सैंपल का मीन तो पॉपुलेशन से थोड़ा कम आ जाता है, तो उसको ऑफसेट करने के लिए डिवाइडेड बाई N-1 हम कर सकते हैं। तो सैम्पलिंग के लिए हम ये यूज़ करते हैं वेरिएंस का, इसका हम देखेंगे अभी एग्जांपल के तौर पर। और एक्सेल शीट में अगर वेरिएंस कैलकुलेट करना है पॉपुलेशन का तो फार्मूला है VAR डॉट कैपिटल P। इसके अंदर अरे मतलब डेटा पास करेंगे, जिसे मान लीजिए सैलरी के अरे पास कर दिया। और अगर सैंपल का वेरिएंस हमको कैलकुलेट करना है तो VAR डॉट S, और इसके अंदर एक डेटा की अरे पास करेंगे। ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अगर कैलकुलेट करना चाहे तो। स्टैंडर्ड डेविएशन होता है रूट ऑफ वेरिएंस। पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा सिग्मा, मतलब रूट ऑफ वेरिएंस। और ऊपर वाले फार्मूले पर अगर रूट लगा देंगे, जैसे ये है, अभी यहाँ से देखने से साफ आएगा, इसे ये तो वेरिएंस हमने लिख दिया। उसके बाद अगर हम देखेंगे ये जो है, जिसे यहाँ पर सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन S होता है, तो हम रूट लगाते हैं वेरिएंस के ऊपर। ये टोटल, ये रूट के अंदर जो ये टर्म है ये वेरिएंस है सैंपल का, लेकिन रूट लगा दिया तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन S हो गया। फार्मूला वही है, सैंपल के केस में N-1 से डिवाइड करेंगे, और उसके केस में जो है पॉपुलेशन के केस में N से डिवाइड करेंगे। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज रूट ऑफ वेरिएंस। और अगर सारी फ्रीक्वेंसी हम एक माने तो यहाँ पर यही फार्मूला सिग्मा XI माइनस म्यू का स्क्वायर डिवाइडेड बाई N हो जाएगा, और इसका रूट ले लेंगे तो सिग्मा आ जाएगा, जो कि पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन है। अब इसको हम अगर कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी हो, टेबलर रूप में डेटा दिया तो एक शॉर्ट टर्म मेथड है स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने का। वो ये है कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो सिग्मा इक्वल टू रूट ऑफ, ऐसे हम लिख सकते हैं, या ये यहाँ से यहाँ तक रूट है, इस टर्म इसका रूट करना होगा, ये रूट करना होगा। इसके अंदर दो टर्म है, पहला टर्म है सिग्मा
एफ डी स्क्वायर अपॉन एन, मतलब कि एक एक फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे और डी को अभी बताएंगे एग्जांपल में क्या है। डी इक्वल टू एक्स माइनस एक होता है, एक एक डेटा माइनस अज्यूम्ड मीन। तो एफ डी स्क्वायर करेंगे और उसका सिग्मा लगाएंगे सारे के ऊपर, डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ डेटा एन। इसमें से माइनस करेंगे ये डेटा सिग्मा एफ डी अपॉन एन, और इसका होल स्क्वायर यहाँ है, यहाँ होल स्क्वायर, यहाँ पर तो एफ डी का स्क्वायर है लेकिन यहाँ पर सिग्मा एफ डी अपॉन एन टोटल पर होल स्क्वायर आ गया है, और टोटल का रूट लेने पर ये स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। तो अभी एग्जांपल में हम देखेंगे, यहाँ पर डी जो है एक्स माइनस ए है, ए अस्यूम्ड मीन है। एग्जांपल में भी हम देखेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन अगर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कैलकुलेट करना हो तो फार्मूला है एस टी डेव डॉट पी, पॉपुलेशन के लिए डॉट पी, उसमें एक अरे पास करेंगे डेटा वाली, जिसे सैलरी वाला डेटा, और सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना हो तो उसका फार्मूला है एस टी डेव डॉट कैपिटल एस, इसके अंदर डेटा पास करेंगे, डेटा की अरे पास करेंगे। एक एवरेज डेविएशन जैसे अभी हमने बताया था कि अगर स्क्वायर न करें, एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर न करें, सीधे एक्स आई माइनस एक्स बार लिखें या एक्स आई माइनस म्यू लिखें, तो कोई वैल्यू एक्स आई की म्यू से ज़्यादा होगी, कोई कम होगी, तो माइनस करने पर प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम क्या ये भी काम कर सकते हैं कि एक्स आई माइनस एक्स बार का मॉड ले लें। मॉड का मतलब होगा कि एक्स आई माइनस एक्स बार मतलब डेटा में से मीन वैल्यू माइनस करने पर, चाहे पॉजिटिव आए या निगेटिव आए, ये दोनों तरफ बार लगाने पर ये मॉड हो जाता है। यहाँ हर केस में पॉजिटिव हो, मतलब अगर -5 है तो उसको भी +5 कर देगा, +5 तो है ही है इतना, और एफ आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई। तो ये मीन डेविएशन का सेम फार्मूला है, बस यही है कि स्क्वायर नहीं है बल्कि यहाँ पर 2 बार लगे हैं जो मॉड को बताते हैं, मतलब हर केस में पॉजिटिव करने के लिए। इसको बोला जाता है मीन डेविएशन। अब मान लीजिए कोई डेटा बहुत लंबा लंबा है, जैसे मान लीजिए सैलरी का डेटा होगा तो 50,000, 1 लाख, 2 लाख तक जाएगा। एज का डेटा होगा, लोगों की आयु का डेटा होगा, तो वो 10 साल, 15 साल, 20 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल, 110 साल जाए। तो ये इसमें छोटे छोटे डेटा पॉइंट हैं। सैलरी वाले में लाखों में डेटा पॉइंट हैं। तो अगर केवल वेरिएंस ही लेंगे तो सैलरी वाले का तो वेरिएंस बहुत ज़्यादा आएगा। मीन सैलरी ही अगर 60,000 है तो उसका वेरिएंस बहुत आएगा, और अगर एज का डेटा लें तो एवरेज एज मान लीजिए अगर 60 साल है तो उसमें इसका वेरिएंस बहुत ज़्यादा नहीं होगा, 10-15 होगा। तो इससे अंदाज नहीं लग सकता है कि किसका वेरिएंस कंपैरेटिवली ज़्यादा है, क्योंकि सैलरी का डेटा ही बहुत ज़्यादा है और एज का डेटा ही बहुत कम है। तो एक रिलेवेंट कंपैरिजन करने के लिए दोनों तरह के वेरिएंस में, मतलब सैलरी के वेरिएंस में और एज के वेरिएंस में, हम क्या कर देते हैं कि इनके म्यू से डिवाइड कर सकते हैं, मतलब कि ये मीन वैल्यू से डिवाइड करते हैं। मतलब कि पॉपुलेशन का जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस इसको बोला जाता है सीवी, ये पॉपुलेशन का सीवी हो जाएगा ये स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू, पॉपुलेशन का मीन। तो अगर सैलरी केस में जैसे देखें तो सिग्मा भी ज़्यादा है, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन भी ज़्यादा होगा, तो मीन वैल्यू म्यू भी ज़्यादा होगा, लेकिन दोनों का रेशियो अगर हम करते हैं तो एक नॉर्मल वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस सैंपल का फार्मूला है, सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन एस डिवाइडेड बाय सैंपल का मीन वैल्यू एक्स बार। तो एज के केस में सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन भी कम होगा, एज की मीन वैल्यू भी कम होगी, तो कम डिवाइडेड बाय कम, मतलब ये भी नॉर्मल हो जाएगा। तो अब हम कंपेयर कर सकते हैं सैलरी के वेरिएंस को और आयु के वेरिएंस को। तो इसके लिए कंपैरिजन के लिए हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस यूज करते हैं, और इनका ये फार्मूला है। पॉपुलेशन के केस में सिग्मा बाई म्यू इंटू 100%, जिसे परसेंट में आ जाएगा, और सैंपल के केस में एस बाई एक्स बार इंटू 100%। तो ये परसेंट में हम कंपेयर कर सकते हैं। अब आते हैं कुछ एग्जांपल हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमको मीन डेविएशन कैलकुलेट करना है इस फॉलोइंग ये फ्रीक्वेंसी डिवीजन का।
एक क्लास में बच्चों के मार्क्स दिया है 0 से 6 मार्क्स के बीच में, मान लीजिए 8 बच्चे हैं, 6 से 12 मार्क्स के बीच में 10 बच्चे हैं, इस तरह से एक टेबुलर डेटा दिया हुआ है। अब इसको हमको मीन डेविएशन कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे कि एक क्लास बना लें, एक क्लास का कॉलम बनाएंगे। क्लास में तो ये वैल्यू हो जाएंगी 0 से 6, 6 से 12 और ये सब 12 से 18, ये सब आ गया। देखिए क्लास है पहला कॉलम। अब क्लास का मिड वैल्यू लेंगे तो 0 से 6 का मिड वैल्यू 3 आया, 6 से 12 का मिड वैल्यू 9 आया। ऐसे ऐसे एक मिड वैल्यू का एक कॉलम बना लेंगे, उसको एक्स कर देंगे, क्योंकि इस टेबल में मार्क्स जो है एक्चुअल डेटा है एक्स, और फ्रीक्वेंसी है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मतलब 0 से 6 के बीच में कुल 8 लड़के हैं तो 8 फ्रीक्वेंसी हो गई, और 0 से 6 का जो मिड वैल्यू है 3 हो गया, ये 3 मार्क्स, मतलब ये डेटा हो गया। तो इस केस में हम लेंगे हर एक क्लास इंटरवल का मिड वैल्यू ले लेंगे, जिसे 12 से 18 का मिड वैल्यू 15 ऐसे बना लेंगे, और एक एक क्लास के सामने फ्रीक्वेंसी लिख देंगे। जैसे 0 से 6 की फ्रीक्वेंसी 8 है, 6 से 12 की फ्रीक्वेंसी 10 है, ऐसे ले लेंगे। तो एक्स और एफ हो गया। दूसरा अब हम डी कैलकुलेट करें, डी इक्वल टू एक्स माइनस। लेकिन इसके पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये जो इसको हम असेंडिंग आर्डर में लिखेंगे। ये जो पूरा डेटा है ना असेंडिंग आर्डर में। तो जैसे आपने देखा 0 से 6, लास्ट में 24 से 30 है, इसका मिड वैल्यू भी असेंडिंग आर्डर में ही होगा, 3, 6, 9, लास्ट में 27 है। तो असेंडिंग आर्डर में लिखकर इसकी बीच की कोई वैल्यू हम ले लेंगे जिसको अस्यूम्ड मीन मानेंगे। जैसे मान लीजिए हमने 9 को ले लिया एक्स कॉलम का, तो यहाँ पर यहाँ पर हम जैसे इन दोनों के बीच में 15 बीच में है, ये 15 से 2 डेटा ज़्यादा है, 15 से 2 डेटा कम है, तो बीच में अस्यूम्ड मीन हमने 15 ले लिया। तो ये अस्यूम्ड मीन लिखेंगे 15। उसके बाद एक एक डेटा को इस अस्यूम्ड मीन में से माइनस कर, जैसे मान लीजिए ये एक्स एक डेटा है तो एक्स माइनस ए हो गया अज्यूम्ड मीन, जो कि 15 है, ए की वैल्यू अज्यूम्ड मीन। तो अब यहाँ पर जैसे आते हैं, या इस केस में एक्स है 3, अज्यूम्ड मीन 15 है, तो 3 माइनस 15 माइनस मतलब -12 आएगा डी की वैल्यू। अब यहाँ पर एक्स है 9 और अज्यूम्ड मीन तो 15 ही है, तो 9 माइनस 15 ये हो गया -6। तो ऐसे ऐसे हम एक कॉलम बनाएंगे डी का, जो कि x माइनस ए है। फिर एक कॉलम बनाएंगे f इंटू डी। अब ये डी वाला आ गया, ये वाला जो कॉलम है, और f में मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब -12 में 8 का मल्टीप्लाई किया, -96 आया, -6 में 10 का मल्टीप्लाई, -60 आया, ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा f इंटू डी। और f इंटू डी का सम कर देंगे, सिग्मा एफ डी। तो इस कॉलम का सब जोड़ करके निगेटिव -42 आया। ऐसे ही फ्रीक्वेंसी वाला जो एक कॉलम है, इसकी सारी वैल्यू जोड़ देने पर सिग्मा एफ आ गया 44। और अब चूंकि मीन निकालने में हमको x माइनस एक्स बार कैलकुलेट करना है, लेकिन x बार अभी हमारा आया नहीं है मीन वैल्यू, हमको तो मतलब मीन डेविएशन कैलकुलेट करना है। लेकिन इसके लिए हमको मीन डेविएशन के फार्मूले में आता है x माइनस एक्स बार का मॉड। तो पहले हमको x बार कैलकुलेट करना पड़ेगा, मीन वैल्यू का फार्मूला है, पहले कैलकुलेट करेंगे। अरिथमेटिक मीन इक्वल टू एक्स बार बोलते हैं a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। ये हम दूसरे वीडियो में बता चुके हैं अरिथमेटिक मीन कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो a हो गया अज्यूम्ड मीन जो कि 15 है, और सिग्मा एफ डी यहाँ से मिल गया -42, और सिग्मा एफ मिल गया 44। तो ये आ गया टर्म हमारा, इसको कैलकुलेट किया 14। तो ये मतलब अरिथमेटिक मीन हो गया इस डेटा का, मार्क्स का डेटा का अरिथमेटिक मीन 14 मार्क्स है। अब इसको हम यूज करेंगे यहाँ पर, ये x माइनस ए, मतलब एक एक डेटा में से जो मीन वैल्यू आई है अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करके, वो 14, उसको माइनस करेंगे x माइनस ए। तो यहाँ पर देखें कि x 3 है, तो 3 माइनस 14, और इसका मॉड ले लेंगे यहाँ पर, 2 पैरेलल लाइन, मतलब इसका पॉजिटिव वैल्यू। तो 3 में से 14 माइनस करेंगे तो ये जो है -11 आएगा, तो -11 की पॉजिटिव वैल्यू +11 ले लेंगे। ऐसे ही यहाँ पर 9 माइनस 14 -5 आएगा, तो इसकी पॉजिटिव वैल्यू 5 ले लेंगे। ऐसे ऐसे करेंगे। तो ये x माइनस एक्स बार का मॉड ये हो गया।
ऐसे ही x माइनस एक्स बार के मॉड में हम फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लाई करेंगे। फ्रीक्वेंसी वाली कॉलम हमारा ये है, तो ये जो आया है इसमें फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लाई करेंगे 8, तो 11 8 88। ऐसे ही ये जो x माइनस एक्स बार मॉड 5 आया है, फ्रीक्वेंसी 10 है, तो 10 5 50, ऐसे ऐसे कर कैलकुलेट करेंगे। ये वैल्यू हमको मिल जाएगी सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू एफ, क्योंकि सिग्मा मतलब इस कॉलम की सारी वैल्यू को हम जोड़े हैं, तो x माइनस एक्स बार इंटू एफ का सिग्मा ले लिया, तो जोड़ करके ये वैल्यू आएगी है 278 इस कॉलम में। तो अब हम जो फार्मूला यूज करेंगे मीन डेविएशन का वो ये है, ये वाला फार्मूला है, जिसमें जो है सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का मॉड इंटू एफ आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई। तो यहाँ पर ये जो टर्म आया है सिग्मा, ये जो टर्म आया है ये तो 278 आया है, और सिग्मा एफ आई सारी फ्रीक्वेंसी का जोड़ जो है 44 आया है, तो 278 बटा 44 ये हो गया 6.3। तो मीन डेविएशन है 6.3। इसका मतलब स्टूडेंट्स के मार्क्स में जो मीन वैल्यू से जो डेविएशन है वो 6.3 नंबर का है मीन डेविएशन। अब एक और एग्जांपल हम लेते हैं, कैलकुलेट मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द फॉलोइंग डाटा डायमीटर ऑफ बोल्ट्स। ये सब एग्जांपल नॉर्मली बुक्स में मिल जाती हैं इस तरह की। अब डायमीटर जैसे हो गया, बोल्ट का डायमीटर का डेटा है mm में है, मान लीजिए 6 mm 7 mm 8 mm ऐसे है। और नंबर ऑफ बोल्ट्स ये फ्रीक्वेंसी हो गई, देखिए x हो गया डेटा डायमीटर और नंबर ऑफ बोल्ट्स हो गया फ्रीक्वेंसी, कुल कितनी बार आई। इसका मतलब कि 6 mm वाले 3 बोल्ट हैं, 7 mm वाले 6 बोल्ट हैं, ऐसे ऐसे करके। इसका भी वही हम टेबल बनाएंगे, ये डायमीटर हो गया, लिख लेंगे और असेंडिंग आर्डर में लिखेंगे ये सब। अगर पहले से असेंडिंग में नहीं दिया हुआ है तो असेंडिंग आर्डर में लिखेंगे ये, क्योंकि अज्यूम्ड मीन हमको कैलकुलेट करना है। दूसरा हमने बोल दिया नंबर ऑफ बोल्ट्स, ये फ्रीक्वेंसी का डाटा, तो इसको भी कॉलम में हमने लिख लिया एफ के रूप में सब, ये हो गया। अब डी कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, सबसे पहले अज्यूम्ड मीन लेंगे, तो अज्यूम्ड मीन चूंकि डेटा ये है एक्स वाला, तो इसके बीच में कोई वैल्यू ले लेंगे। बीच में जो है 9 जो है बीच में 9 वैल्यू आ रही है, तो अज्यूम्ड मीन मान लीजिए 9 हमने ले लिया, ये हो गया ए। अब डी इक्वल टू एक्स माइनस ए का एक कॉलम बनाएंगे। एक्स हो गया एक एक डेटा थे, 6 माइनस 9 -3 आया यहाँ पर। ऐसे ही डेटा है 7 7 माइनस 9 ये जो है -2 आया। ऐसे ही ये कॉलम डी का बना लेंगे, फिर एफ इंटू डी करेंगे। एफ हो गया 3 और डी हो गया -3, मतलब दोनों का प्रोडक्ट हो गया -9। एफ हो गया 6 डी हो गया -2, तो प्रोडक्ट हो गया -12। ऐसे एफ डी बना लेंगे और सिग्मा एफ डी लिख लेंगे। इस कॉलम की सारी वैल्यू को जोड़ लेंगे, तो कुछ निगेटिव है कुछ पॉजिटिव है, सम 0 आ गया। अब एफ डी आ गया इतना। अब एफ डी स्क्वायर करेंगे। ये करने के लिए सबसे पहले डी का स्क्वायर करेंगे, तो डी में कुछ वैल्यू निगेटिव है, तो -3 का स्क्वायर करने पर +9 आ जाएगा, तो 9 में 3 का गुणा करेंगे तो 27 आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर जो है जिसे -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। 4 में एफ जो 6 का गुणा करेंगे तो 24 आ जाएगा। तो एफ डी स्क्वायर सारा कैलकुलेट करके उस कॉलम की वैल्यू को भी सबको जोड़ देंगे, सिग्मा एफ डी स्क्वायर आ गया। अब हम डायरेक्ट फार्मूला हम यूज कर सकते हैं, ऐसे यूज कर सकते हैं कि अब यहाँ पर एक्स बार क्या होगा, क्योंकि ये तो अज्यूम्ड मीन है 9, एक्चुअल मीन हम नहीं कैलकुलेट किए हैं, तो अरिथमेटिक मीन का फार्मूला लगाएंगे एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। ए है 9, सिग्मा एफ डी है 0 और सिग्मा एफ है 48, तो ये आ गया, तो ये हो गया 9। तो यहाँ पर हमको ये मिला कि अज्यूम्ड मीन भी अरिथमेटिक मीन के बराबर है। अब हम फार्मूला तो ये है स्टैंडर्ड डेविएशन का, लेकिन यहाँ पर इसकी जरूरत नहीं है, शॉर्ट मेथड अप्लाई करेंगे वाला फार्मूला। ये रूट ऑफ ये इसमें 2 टर्म है, सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन एन। अब देखिए सिग्मा एफ डी स्क्वायर हमने कैलकुलेट किया है, सिग्मा एफ डी स्क्वायर ये है, इसकी वैल्यू हो गया 124, और एन जो है टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड, मतलब कि 48 हैं टोटल फ्रीक्वेंसी, तो 124 बसा डिवाइडेड बाई 48 आ गया। अच्छा, ये सिग्मा एफ डी जो हमने यहाँ से कैलकुलेट किया है 0 है, और सिग्मा एफ 48 है, तो मतलब एन की वैल्यू, तो ये 0 बटा 48, इसका स्क्वायर करेंगे तो 0 ही है, 0 आएगा।
तो ये टोटल टर्म आ गया हमारा 124/48। इसका रूट ले लेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा, ये 1.6 आया। मतलब कि बोल्ट की का जो में जो स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब मीन जो वैल्यू है, जो 9 mm मीन वैल्यू है, इससे जो है नॉर्मली ये माना जा सकता है कि एक एक बोल्ट का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है 1.6 mm का है। एक और रिकॉर्ड लेते हैं इस तरह से इसे, स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्लास इंटरवल है 0 से 4, 4 से 8, मतलब ये और ये फ्रीक्वेंसी है, मतलब ये डेटा हो गया यहाँ पर। यहाँ मार्क्स होता है, हो सकता है इसकी जगह पर एज भी हो सकता है, और ये फ्रीक्वेंसी हो गई कुल कितनी बार आया है। तो वही करेंगे, क्लास इंटरवल 0 से 4 ये सब लिख लेंगे, और फ्रीक्वेंसी का जो 4 8 ये सब है उसका एक अलग कॉलम बना लिया यहाँ पर। फिर मीन वैल्यू लेंगे क्लास इंटरवल का, 0 से 4 के बीच में 2 आता है, फिर 4 से 8 के बीच में 6 आता है, ऐसे ऐसे बना लेंगे मीन वैल्यू असेंडिंग ऑर्डर में। फिर अज्यूम्ड मीन आ गया, इसका अज्यूम्ड मीन लेंगे बीच में। तो दो वैल्यू हैं 6 और 10 है, किसी को भी ले सकते हैं, तो हमने 6 को ले लिया अज्यूम्ड मीन। ये जो है ए की जगह पर आएगा। फिर डी इक्वल टू एक्स माइनस ए कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर एक्स है जैसे मान लीजिए 2 है, 2 अर्जुन में 6 तो 2 माइनस 6 मतलब -4 आ गया। ऐसे ऐसे डी बना लेंगे, फिर एफ इंटू डी करेंगे, एफ हो गया 4 और डी है माइनस, एफ हो गया 4 और डी हो गया -4, तो 4 - 4 मल्टीप्लाई करने -16 आया। ऐसे एफ डी बना लेंगे, फिर एफ डी स्क्वायर करेंगे, पहले डी का स्क्वायर -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और एफ है 4 तो 16 चौके 64। ऐसे करके एफ डी स्क्वायर करेंगे, फिर सिग्मा एफ डी स्क्वायर कर लेंगे, 160 आया, सबको जोड़ेंगे, सिग्मा एफ डी एक बार फिर ये 0 आ गया इस कॉलम का, और टोटल जो फ्रीक्वेंसीज का जोड़ हो गया फ्रीक्वेंसी कॉलम में वो 15 आ गया। वही फार्मूला भी है स्टैंडर्ड डेविएशन का, डायरेक्टली यही यूज कर लिया, रूट ऑफ इतना सिग्मा एफ डी स्क्वायर बाई एन, ये हो गया मतलब 160 बटा ये 15 यहाँ पर, माइनस सिग्मा एफ डी अपन एन, सिग्मा एफ डी 0 है तो 0/15, तो ये आ गया 160/15 का रूट 3.266। तो ये होता है, इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, और टेबुलर फॉर्मेट में भी ये शॉर्ट तरीके हैं। अब आते हैं क्वार्टाइल, परसेंटाइल और डिसाइल के ऊपर। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास जैसे मान लीजिए 1000 एम्प्लाई का डेटा है, 1000 एम्प्लाई का डेटा है, और सैलरी का डेटा है, मान लीजिए किसी की सैलरी 10,000, 20,000, 30,000, 50,000, 1 लाख तक है मान लीजिए। तो हमको क्वार्टाइल का मतलब हो गया वो सैलरी जिससे कम 25 मतलब 1/4 लोगों की सैलरी है। जैसे मान लीजिए 1000 एम्प्लाई का डेटा है, और 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 सैलरी का वेरिएशन मान लीजिए 10,000 से 1,20,000 तक है। तो अगर क्वार्टाइल की वैल्यू अगर 40,000 आती है, इसका मतलब कि फर्स्ट क्वार्टाइल की वैल्यू 40,000, जिसको Q1 बोला जाता है, इसका मतलब कि अगर वो 40,000 है Q1 की वैल्यू, इसका मतलब 40,000 से कम सैलरी पाने वाले 25% लोग हैं, 1/4 लोग हैं। और Q2 जो सेकेंड क्वार्टाइल बोला जाता है, इसकी वैल्यू मान लीजिए 70,000 है, इसका मतलब कि 70,000 से कम सैलरी पाने वाले आधे लोग हैं, मतलब 50% जो एम्प्लाई हैं, नंबर ऑफ एम्प्लाईज, उनकी सैलरी 70,000 से कम है। तो ये जो Q2 है सेकेंड क्वार्टाइल, इसको मीडियन भी बोला जाता है। मीडियन वो डेटा होता है जिससे कम आधे लोग हैं, जैसे मतलब जिससे कम आधे लोगों की सैलरी है और आधे लोगों की सैलरी उससे ज्यादा है, मतलब इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लाईज। थर्ड क्वार्टाइल जो 75% होता है, वो होता है जिसे मान लीजिए 90,000 है, इसका मतलब कि 90,000 सैलरी से कम 75% लोग हैं, और बाकी जो 25% लोग हैं उनकी सैलरी 90,000 से ज़्यादा है। तो Q3 इसको बोला जाता है, ये थर्ड क्वार्टाइल होता है, ये थर्ड क्वार्टाइल होता है। तो पूरे डेटा को 4 भाग में बांटने पर क्वार्टाइल बनता है। जो मीडियन वैल्यू होता है, जो Q2 होता है, जो 50% पर होता है, और 25% पर Q1, 75% पर Q3 होता है।
अब इसको कैलकुलेट करने का अगर सिंपल डेटा दिया हुआ तो Q1 हो जाएगा फर्स्ट क्वार्टाइल जो है। अगर नंबर ऑफ टोटल डेटा n है तो n+1 में जोड़िए और डिवाइडेड बाई 4 करिए, तो n+1/4 जो टर्म होगा, n+1/4 टर्म, वो जो हो जाएगा Q1। Q2 हो जाएगा सेकेंड क्वार्टाइल का n+1 में डिवाइडेड बाई 2। ऐसे कर इसको देख सकते हैं, n+1/4 टर्म Q1 होगा और 2n+1/4 मतलब कि वो n+1/2 ये Q2 हो जाएगा, और 3n+1/4 ये हो जाएगा थर्ड क्वार्टाइल Q3। उस टर्म का जो एक्चुअल डेटा है। इंटर क्वार्टाइल एक रेंज होता है जो डेटा साइंस में आउटलायर को जानने के लिए बहुत यूज होता है, वो होता है Q3 - Q1। ये क्वार्टाइल और इंटर क्वार्टाइल रेंज ये आउटलायर्स के एनालिसिस में काफ़ी उपयोगी होते हैं। अगर हमको हमारे पास टेबुलर डेटा दिया हुआ है तो Q1 ऐसे जान सकते हैं, Q1 = L + n/4 - C × F। और ये जो है, अब ये क्या होता है हम जब अभी एग्जांपल देंगे तब बताएंगे। यहाँ ये ध्यान देना है कि ये पूरा टर्म इस स्क्वायर ब्रैकेट में है, n/4 - C, ये इस पूरे टर्म में डिवाइडेड बाई f है। और इस जो ये पूरा आ गया स्क्वायर ब्रैकेट वाला, इसमें पूरे का मल्टीप्लाई होगा i से। तो हम दिखा सकते हैं, अगर इसको यहाँ पर ये दिया हुआ होगा तो यहाँ पर ये टर्म है, ये L प्लस, जिसे मान लिया Q1 कैलकुलेट करना हो, L + 1 n/4, एक्चुअली n/4 हो गया, -C, और ये टोटल डिवाइडेड बाई F × I। अब ये एक एक टर्म क्या है अभी हम वो भी हम बताएंगे। Q2 अगर हमको कैलकुलेट करना होगा तो n/4 की जगह 2n/4 करेंगे तो एक्चुअली n/2 आ जाएगा। Q3 कैलकुलेट करना होगा तो यहाँ पर 3n/4 करेंगे और बाकी सब वही रहेगा। ऐसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये सब फार्मूले देखिए, Q2 को मीडियन भी बोलते हैं, देखिए 2n/4, Q3 हो गया 3n/4, ये सब। अब ये क्या है देखिए, एग्जाम्पल जब आएगा तो हम अभी बताएंगे। एल होता है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, तो मीडियन क्लास पहले हम कैलकुलेट करेंगे। एन होता है टोटल कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मतलब सारी फ्रीक्वेंसी का जोड़ लास्ट में जो आता है। सी होता है कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट प्रीसीडिंग मीडियन क्लास। आई होता है क्लास इंटरवल, मतलब गैप जो होता है। एफ होता है ऑर्डिनरी फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। और मीडियन क्लास कैसे जानते हैं, क्लास ऑफ n/2 टर्म। मतलब अगर Q2 कैलकुलेट करना है तो एक और चीज होता है परसेंटाइल। परसेंटाइल जो होता है 1 से 100 तक जाता है, तो इसमें जैसे क्वार्टाइल में n/4 किए हैं, मतलब यहाँ पर n/4, ये फिर 2n/4, 3n/4। परसेंटाइल कैलकुलेट करने के लिए n/100 करेंगे, तो पहला परसेंटाइल P1 हो जाएगा n/100, दूसरा परसेंटाइल हो जाएगा 2n/100, मीडियन जो होगा 50% होगा तो उसको P50 बोलते हैं परसेंटाइल के केस में। ये हो जाएगा 50n/100, बाकी टर्म वही रहेंगे, L+ और C और FI ये सब वही रहेंगे, तो ये ध्यान देना है। अब P1 का मतलब, अगर कोई वैल्यू आ रही है, P1 सैलरी, मतलब मान लीजिए कि P1 जो सैलरी है 12,000 है, तो इसका मतलब कि P1 अगर डेटा आ रहा है 12,000, तो मतलब 12,000 से कम 1% लोग हैं, बाकी 99% लोगों की सैलरी 12,000 से ज़्यादा है। अब यहाँ पर P50 होता है परसेंटाइल के, इसमें ये 50 परसेंटाइल, तो इसका ये मीडियम वाली बीच वाली वैल्यू आ गई। इसका मतलब आधे लोगों की सैलरी उससे कम है और आधे लोगों की ज़्यादा है। ऐसे ही होता है, एक होता है डिसाइल टर्म होता है, वो टोटल डेटा को 10 भाग में डिवाइड करते हैं। इसमें D1 हो जाता का ये फार्मूला है, इसमें डिवाइडेड बाई 10 करते हैं डिसाइल में, n/10। अब एक होता है D5, इसमें D5 होता है मीडियन, क्योंकि टोटल डेटा को 10 भाग में डिवाइड किए हैं तो बीच वाला डेटा हो जाएगा D5। तो D5 हो जाता है, इसको कैलकुलेट करने के 5n/10 करेंगे। जैसे D1 n/10 है, इसमें 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो
D5 हो जाएगा, बाकी फार्मूला यही है। तो अभी कुछ एग्जांपल हम देखते हैं। यहाँ पर मीडियन मान लिया कैलकुलेट करना है, फर्स्ट क्वार्टाइल और थर्ड क्वार्टाइल, और IQR इंटर क्वार्टाइल रेंज। डेटा ये है हमारा। तो सबसे पहले इसको हम अरेंज करेंगे असेंडिंग आर्डर में। ये हमने असेंडिंग आर्डर में अरेंज कर दिया। अब Q1 का फार्मूला है नॉर्मल डेटा के लिए, Q1 होता है फर्स्ट क्वार्टाइल n+1/4। n है टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, तो 9 डेटा है। 9 मान लीजिए एज का डेटा है, तो 9 लोगों की एज का डेटा है, तो 9+1/4 फोर्थ टर्म, ये 2.5 टर्म। अब 2.5 टर्म तो कोई नहीं है, लेकिन ये 2 और 3 के बीच में है, तो मतलब 2 और 3 के बीच में है, तो 2 हो गया 35, 3 हो गया 36, मतलब तो 35 और 36 के बीच के वैल्यू, मतलब 35.5 ये लेंगे, दोनों का एवरेज लेंगे। तो अगर बीच में कोई आता है, डेसिमल वैल्यू आती है, तो हम दोनों का एवरेज ले लेते हैं। Q2 जैसे है सेकंड क्वार्टाइल, ये हो गया n+1/2 टर्म। n 9 है तो 9+1/2 मतलब फिफ्थ टर्म। तो फिफ्थ टर्म तो क्लियर है, यहाँ पर फिफ्थ टर्म 38 है, यहाँ पर वो आ गया Q2, ये मीडियन वैल्यू है। Q3 हो गया थर्ड क्वार्टाइल, यहाँ 3n+1/4 करेंगे फोर्थ टर्म, तो 3 9 मतलब 30/4, तो ये 7.5 टर्म आ गया। 7.5 7 और 8 के बीच में है, तो सेवेंथ और एट्थ टर्म को लेंगे, उनके बीच की वैल्यू निकालेंगे हम यहाँ पर। तो ये हो गया मतलब ये हो गया ये 41 और 43 के बीच में की एवरेज वैल्यू, तो ये 42 हो गया। तो Q3 हो गया 42। अब इंटर क्वार्टाइल रेंज IQR हो जाएगा Q3 - Q1। ये Q3 42 है, Q1 35.5 है, इनका डिफरेंस हो गया 6.5, IQR हो गया 6.5। एक और केस हम लेते हैं यहाँ पर। कैलकुलेट फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकंड क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल एंड IQR ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट टेस्ट स्कोर्स। मान स्टूडेंट्स का ये मार्क्स है, टेस्ट स्कोर का क्लास के रूप में है, क्लास इंटरवल में, मतलब 10 से 20 5 है, 20 से 30 8 है। इसका मतलब कि 10 से 20 मार्क्स पाने वाले 5 लड़के हैं, 20 से 30 के बीच मार्क्स पाने वाले 8 लड़के हैं। ये फ्रीक्वेंसी है 5 8 12 ये सब। और कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जोड़ते जाते हैं, मतलब पहले 5 लड़के फिर 8 लड़के, तो 5 में 8 जोड़ेंगे, तो अब यहाँ कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 13 आ जाएगा। अब इसके पहले 13 था, 13 में फिर 12 नए लड़के हैं, तो 13 12 जोड़ेंगे तो 25 आ जाएगा। अब तक 25 थे, इसमें 10 ये नए लड़के जुड़ गए तो 35 आ गया। अब 35 में फिर नए 5 लड़के हैं तो जोड़ देंगे 40 हो गया। तो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF जो है 40 हो गई। इसका यूज हम करेंगे मीडियन क्लास जानने के लिए। इसमें स्टेप क्या है, सबसे पहले हम मीडियन क्लास कैलकुलेट करते हैं। मीडियन क्लास कैलकुलेट करते हैं, Q1 जानना है, Q2 जानना है या Q3 जानना है। मीडियन का क्लास तो हो जाएगा जब Q2 जानेंगे, लेकिन फर्स्ट क्वार्टाइल अगर कैलकुलेट करना होगा तो Q1 लेंगे। और कैसे लेंगे हम, देखिए फाइंड कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, कुमुलेटिव CF कॉलम टू, देखते कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने ऐड कर लिया, CF वाला कॉलम, लास्ट वाला कॉलम। डिटरमाइन कैलकुलेट पोजीशन ऑफ द क्वार्टाइल n/4 फॉर Q1 जानना हो तो n/4, Q2 जानना है तो 2n/4, Q3 मतलब मीडियन, और Q3 जानना हो थर्ड क्वार्टाइल तो 3n/4। तो n हमारा हो गया 40 यहाँ पर। अभी इसको सॉल्व करेंगे। अब अगर हम पोजीशन ऑफ क्वार्टाइल अगर हम जान गए तो उससे डिसाइड करेंगे कि मतलब कौन सा क्लास है। तो उस हमने क्लास को, क्वार्टाइल क्लास को लोकेट करते हैं। इससे लोकेट करने के बाद हम कुछ उसके जो पैरामीटर हैं, जैसे L है, C है, F है, वो हम जानेंगे। तो सबसे पहले इसको हम शुरू करते हैं। टोटल फ्रीक्वेंसी n, टोटल फ्रीक्वेंसी तो 40 है, ये 40 लड़के हैं। फिर क्लास विड्थ है 20 - 10, ये 10 हो गया। एक एक क्लास के बीच में गैप है, जैसे 40 - 30, 30 - ये सब 10 आता है, तो I हो गया 10। और Q1 फाइंड आउट करने के लिए हम 1 और n/4 कैलकुलेट करेंगे, n/4 मतलब n40/4 मतलब 10th आइटम देखेंगे। अब देखेंगे हम 10th आइटम, हम कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के जो कॉलम है उसमें 10th आइटम फॉल्स इन 20 30 क्लास। देखिए 10th आइटम यहाँ पर जो है, ये 10 जो है 5 और 13 के बीच में है,
तो 5 और 13 के बीच में 10 है, लेकिन 10 से सबसे पहले जो ज़्यादा हो रहा है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वो 13 है। तो 13 वाला जो क्लास होगा 20-30, यही जो हो जाएगा, ये Q1 का क्लास होगा। Q1 क्वार्टाइल का क्लास 20 और 30 है, तो 20 हो जाएगा L, और F हो जाएगा इसकी फ्रीक्वेंसी 8, और 20-30 क्लास से पहले जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 5, ये हो जाएगा C। देखिए यहाँ पर 10th आइटम हो गया। 10th आइटम फॉल्स 20-30 क्लास के बीच में, क्योंकि 13 जो है फर्स्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 10 है 13। तो ये हो गया। अब L हो गया 20, क्योंकि 20-30 वाला क्लास है तो लोअर लिमिट इसकी 20 है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो जो C की वैल्यू है वो 5 हो जाएगी, क्योंकि 20-30 Q1 वाला जो क्लास है इसके आगे जो फ्रीक्वेंसी है ऑर्डिनरी फ्रीक्वेंसी, इसकी 8 वैल्यू है। और C की वैल्यू हो जाएगी 20-30 जो क्लास है Q1 वाला, इसके जस्ट पहले वाला जो फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव CF कॉलम है, तो 5 हो जाएगा। ऐसे हम लिख लेंगे, C 5 हो गया, F 8 हो गया, L 20 हो गया। अब फार्मूले में रख देंगे Q1 जो है वही जो फार्मूला है अभी जो ये बताए थे हम यहाँ पर, ये वाला फार्मूला, ये Q1 के लिए ये फार्मूला आ जाएगा, L प्लस n/4 माइनस सी डिवाइडेड बाई F I। Q1 के लिए n/4, Q2 के लिए 2n/4, Q3 के लिए 3n/4। आते हैं इस फार्मूले पर। अब ये L हो गया 20, और ये 10 जैसे हमने देखा है n/4 आ गया था, ये 40/4, और ये 5 जो होगा C की वैल्यू हो गई, और 8 हो गया F की वैल्यू, और 10 जो है I की वैल्यू है। ये पूरे टर्म की वैल्यू हो गई 26.25। इसका मतलब कि 26.25 Q1 है। इसका मतलब कि 25% लोगों का जो मार्क्स है वो 26.25 से कम है। अब देखिए Q2 फाइंड आउट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले जाएंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम में, n की वैल्यू 40 है, तो Q2 हो जाएगा 2n/4, मतलब 2 इंटू 40/4, तो ये हो जाएगा 20 आइटम, 20वां आइटम। तो 20वां आइटम यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर तो 13 और 25 के बीच में 20 आएगा, तो 20 से जस्ट ये एक्सीड कर रहा है 25 वाला रो। तो 25 रो में ये जो वैल्यू है 30-40, ये इसका क्लास हो जाएगा, Q2 का क्लास 30-40 हो गया। L हो जाएगा 30, लोअर लिमिट 30, और F हो जाएगा ऑर्डिनरी फ्रीक्वेंसी के सामने वाला 12, और C हो जाएगा यहाँ पर 13, इसके जस्ट पहले वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर हमने ये सब कैलकुलेट कर लिया। यहाँ पर L 30 हो गया, CF 13 हो गया, और F हो गया 12, फार्मूले में रख दिया। यहाँ पर 2n/4 यहाँ से ही ले गया, 20 आ रहा था, ये फार्मूला लेने पर ये आ गया वैल्यू 35.8। इसका मतलब 35.8 मार्क्स से कम आधे लोगों, यानी 50% लोगों का मार्क्स 35.8 से कम है, यही मीडियन वैल्यू भी कहलाती है। Q3 कैलकुलेट करेंगे तो 3n/4 करेंगे, 3 इंटू 40/4, ये 30th आइटम हो गया। अब 30th आइटम यहाँ पर आ गया, 30 आइटम 25 और 35 के बीच में है, तो इसके जस्ट 30 से ज़्यादा 35 है, तो 35 वाला क्लास 40 से 50 है, तो इसका लोअर लेंथ 40 हो जाएगा L, ऑर्डिनरी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 10, और कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगी C की वैल्यू 25 हो जाएगी। ऐसे हम Q3 कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर 30 आइटम, और ये हमने कैलकुलेट किया, L हो जाएगा 40, 25 हो जाएगा CF, F 10, ये हम वैल्यू रख दिया, तो Q3 हमारा मिल गया 45। इसका मतलब 45 मार्क्स से कम 75% लोगों का, मतलब 3/4 लोगों का मार्क्स है। IQR हो जाएगा Q3 माइनस Q1, यहाँ पर मतलब 45 माइनस 26.25, ये 18.25। डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है कि जब कोई हम डेटा सेलेक्ट कर रहे होते हैं तो कितना सेलेक्ट करने की फ्रीडम है। एक एग्जांपल हम दे, जैसे एक्चुअली इसकी डिफिनेशन में है, डिग्री ऑफ फ्रीडम इज नंबर ऑफ वैल्यूज इन द डाटा दैट आर फ्री टू वेराई, कितना हम फ्रीली चूज कर सकते हैं। अब क्यों फ्रीली चूज कर सकते हैं, इसका क्या वैल्यू है, इंपॉर्टेंस है, वो हम बता रहे हैं यहाँ पर। जैसे ये हो जाएगा इसका, इसे ये एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमारा डेटा है 2, 5, 6, 7, इसमें 4 वैल्यू हैं, लेकिन मान लीजिए पहले से हमको दिया हुआ है कि इसका जो है, इस पूरे डेटा का, डेटा में जो है
इसका एवरेज वैल्यू मीन वैल्यू मान लीजिए 5.5 है, तो मीन वैल्यू तो फिक्स कर दिया 5.5। अब अगर हम फ्रीली चूज कर सकते हैं, 2 की जगह पर कुछ और रख सकते हैं, 5 की जगह पर कुछ और रख सकते हैं, 6 की जगह पर कुछ और रख, 3 डेटा तो हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन चौथा डेटा हम जो ही अपने मन से करेंगे तो इस पूरे का मीन वैल्यू 5.5 नहीं रह जाएगा, कुछ और हो जाएगा। इसका मतलब 3 वैल्यू अगर सेलेक्ट कर लें तो चौथा हम नहीं कर पाएंगे, चौथे को हमको उसी हिसाब से रखना पड़ेगा कि इन सारे डेटा का मीन वैल्यू 5.5 आए, जो पहले से फिक्स है। तो केवल 3 डेटा हम यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया 3, टोटल डेटा है 4। तो अगर टोटल नंबर ऑफ डेटा n है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा n-1, क्योंकि एक वैल्यू हमने मीन फिक्स कर दी। कोई भी वैल्यू अगर फिक्स कर दें और वो फिक्स वैल्यू सारे डेटा के ऊपर निर्भर है, तो बाकी सब तो कर लेंगे, लेकिन लास्ट डाटा जब भी करने जाएंगे तो उसको उसमें ध्यान रखना पड़ेगा मीन वैल्यू या मीडियन वैल्यू क्या है, उसके लिए हम फ्री नहीं है। तो अगर n टोटल नंबर ऑफ डेटा है तो n-1 हो जाएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम। अगर टेबुलर डेटा है, मान लीजिए रो कॉलम में, जैसे मान लीजिए ये एक डेटा है ये, और मान लिया कि पहले से फिक्स है, पहली रो का जो सम होगा 10 होगा, दूसरी रो का सम 12 होगा, तीसरी रो का सम 19 होगा। अगर हमने सम फिक्स कर दिया, देखिए तो इन 3 में हम क्या सेलेक्ट कर सकते हैं, केवल 2 सेलेक्ट करते हैं, 3 या 3 और 5 की जगह पर कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन लास्ट वाला डेटा 2 की जगह पर हमको उसी हिसाब से रखना पड़ेगा कि ताकि इनका जोड़ जो है 10 आए। इसका मतलब यहाँ पर भी डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 डेटा है तो 2 ही है। ऐसे ही कॉलम वाइज देखें, मान लीजिए ये फर्स्ट कॉलम का जोड़ का अगर 6 आ रहा है तो 6 तो फिक्स हो गया। अब इस कॉलम का डेटा हमको चेंज करना हो तो तीनों नहीं चेंज कर पाएंगे, केवल 2 को कर पाएंगे, या तो ये 2 या तो ये 2 या तो 3 और 1 को चेंज कर लेंगे, लेकिन लास्ट वाले को नहीं कर पाएंगे। लास्ट वाले को हम फ्री नहीं है लेने के, लास्ट वाला जब भी सेलेक्ट करेंगे तो ध्यान रखना पड़ेगा कि टोटल का जोड़ 6 होना चाहिए। तो कॉलम में भी हम केवल 2 सेलेक्ट कर सकते हैं, तो कुल मिलाकर 2 इंटू 2 यानी 4 डेटा हम सेलेक्ट कर सकते हैं इस पूरे में। 4 डेटा, कोई भी 4 डेटा सेलेक्ट कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। तो अगर नंबर ऑफ रोज r हो, नंबर ऑफ कॉलम c हो, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है r-1 इंटू c-1। इस केस में 3 रो हैं और 3 ही कॉलम है, तो 3-1 गुणे 3-1 मतलब 2 इंटू 2 4, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 4 हो गया यहाँ पर। इस तरह से हम डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और टर्म आता है स्टैटिस्टिक्स में, मोमेंट्स। मोमेंट्स वो होते हैं कि जो डाटा का टिल्टिंग दिखाते हैं, एक्चुअली बेसिकली काफ़ी जो है इनका यूज़ होता है, और मेनली यूज अगर समरी करके बता दें तो फर्स्ट मोमेंट जो होता है वो सेंट्रल टेंडेंसी बता, मीन वैल्यू ये बताता है, पूरे डेटा का मीन वैल्यू एवरेज वैल्यू क्या है। जो म्यू2 है ये सेकेंड, म्यू1 को तो कहते हैं मीन, म्यू2 जो है सेकेंड मोमेंट, ये वेरिएंस बताता है, जैसा अभी हमने बताया था ये डेटा का स्प्रेड बताता है, मीन वैल्यू से कितना ज़्यादा या कम डेटा है या मीन वैल्यू के पास डेटा है, उस केस में वेरिएंस कम हो जाएगा, तो ये सेकेंड मोमेंट बताता है। थर्ड मोमेंट म्यू3 बताता है स्क्यूनेस, सिमेट्री, मतलब डेटा जो है मीन वैल्यू के मतलब मीन वैल्यू से जो कम वैल्यूज हैं उनकी फ्रीक्वेंसी का जो कर्व बन रहा है, और मीन वैल्यू से ज्यादा वैल्यू है उनकी जो फ्रीक्वेंसी का कर्व बन रहा है वो सिमेट्रिक है कि नहीं दोनों कर्व। तो ये जानने के लिए हम म्यू3 का यूज करते हैं। और कुर्टोसिस होता है एक पैरामीटर जिससे हम आउटलायर्स कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब कोई या पीकेट ने कोई भी ग्राफ जो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, वो कितना पीक है कि फ्लैट है कि बीच का है। तो अभी हम एग्जांपल से देखेंगे ये कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। जैसे हमने बताया फर्स्ट मोमेंट मीन होता है, ये सेंट्रल लोकेशन ऑफ डेटा बताता है। सेकेंड मोमेंट डिस्पर्सन और स्प्रेड ऑफ डेटा पॉइंट्स, ये वेरियंस बताता है। थर्ड मोमेंट मेजर ऑफ एसिमेट्री या लैक ऑफ सिमेट्री बताता है। फोर्थ मोमेंट टेल्डनेस या आउटलायर्स को बताता है। और नालवी हम क्रूड मोमेंट्स होता है जो जीरो के एवरेज मानकर कैलकुलेट किया जाता है, लेकिन एवरेज पॉइंट मीन वैल्यू कहीं और है, तो उसके
सापेक्ष में अगर कोई मोमेंट कैलकुलेट करना होगा तो उसको हम इसका यूज काफ़ी होता है, कल यूजिंग डेटा सेट मीन रेफरेंस पॉइंट सो दैट स्टेटिस्टिकल मेजर्स लाइक वेरिएंस आर इंडिपेंडेंट ऑफ मीन लोकेशन। मतलब मीन वैल्यू कहीं भी हो उसके उससे अगल बगल क्या मोमेंट है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। स्क्यूनेस पर अभी हम आते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये कर्व है, मान लीजिए नॉर्मल फ्रीक्वेंसी का, ये जो कर्व है इसमें देखिए ये मीन वैल्यू है। सैलरी का ही मान लीजिए, सैलरी का डेटा है किसी कंपनी के एम्प्लॉय की सैलरी का 20,000 से 1,20,000 तक जा रहा है। अब मीन वैल्यू मान लीजिए 60,000 है, तो ये बीच का जो यहाँ जो डेटा है मीन वैल्यू होता है। तो और इधर वाले जो डेटा होते हैं कम सैलरी वाले होते हैं, इधर वाले डेटा जाते होंगे। तो ये बेल शेप्ड है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का डेटा है। इसका मतलब कि मीन वैल्यू वाले की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। देखिए मीन सैलरी पाने मतलब 60,000 से थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा, 60,000 के आसपास सैलरी वाले पाने वालों की संख्या ज़्यादा है, ऊपर फ्रीक्वेंसी होती है। ये नॉर्मल का नॉर्मल कर्व का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, ऊपर जो फ्रीक्वेंसी होती है, या मैं ये प्रोबेबिलिटी कहिए। तो मीन वैल्यू मतलब 60,000 सैलरी वाले ज़्यादा लोग हैं तो यहाँ पर पीक डेटा है, और 20,000 सैलरी के या उसके आसपास पाने वाले कम लोग हैं तो देखिए यहाँ पर हाइट कम हो गई है। ऐसे ही मान लीजिए 1,00,000 से ज़्यादा पाने वाले भी कम हैं तो सबसे ज़्यादा मीन के आसपास है। तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है। इसमें आप देख रहे हैं कि ये जो मीन पॉइंट से जो वर्टिकल एक्सिस बन रहा है, इसके इधर ये जो कर्व है वही कर्व इसके राइट साइड में भी है। तो ये सिमेट्रिक है, मतलब मिरर सिमेट्री। अगर यहाँ पर मिरर लगा दें तो एक दूसरे का इमेज बनेगी ये। तो सिमेट्रिकल डेटा है, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आता है। और मान लीजिए ये डेटा है, जैसे मान लीजिए अब मॉड ये हो गया। मॉड मतलब वो जिस डेटा जो डेटा कई बार आए, सबसे ज्यादा बार आए, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। मान लीजिए कि मॉड वैल्यू मान लीजिए कि 50,000 है, तो इसका मतलब 50,000 सैलरी पाने वाले सबसे ज्यादा एम्प्लॉय हैं। और अगर कर्व ऐसे बन रहा है तो ये राइट साइड में ये टेल बना रहा है, राइट साइड में ये लंबा है, तो इसको कहते हैं पॉजिटिव स्क्यू। पॉजिटिव स्क्यू केस में मॉड की वैल्यू सबसे कम रहती है, उससे थोड़ा ज़्यादा मीन की होती है, उससे थोड़ा ज़्यादा मॉड की वैल्यू सबसे कम, उससे थोड़ा ज़्यादा मीडियन की, और सबसे ज़्यादा मीन की। तो ये होता है राइट टेलनेस का। इसका मतलब कि ये ज़्यादा सैलरी पाने वाले, ये देखिए ये ज़्यादा सैलरी पाने वाले इधर हैं, ज़्यादा हैं, और इधर बहुत हाई हाई फ्रीक्वेंसी है लेकिन कम ही रेंज में है ये। ऐसे ही एक निगेटिव स्क्यू है, उस केस में जब लेफ्ट साइड का जो टेल बन रहा वो लंबा है यहाँ पर। इस केस में अब मॉड तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाला होगा, तो यहाँ पर मॉड आ गया, मॉड आ गया। उसके उससे कम सैलरी मीडियन की होगी और सबसे कम मीन की होगी। तो निगेटिव स्क्यू इसलिए कि निगेटिव साइड में ये जो है टेल बन रहा है, लंबा टेल बन रहा है। तो इस तरह से हम जान सकते हैं। और इसमें क्या होता है, हम जो बनाते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में भी हम देखेंगे कि ये म्यू वैल्यू है, म्यू में स्टैंडर्ड डिविएशन टाइप, जिसे म्यू में अगर सिग्मा जोड़े 1 SD तो यहाँ आएगा। म्यू में 1 SD माइनस कम करें तो म्यू माइनस सिग्मा यहाँ आएगा। म्यू में 2 SD करें तो म्यू प्लस 2 सिग्मा हो जाएगा। कम करें तो म्यू माइनस 2 सिग्मा हो जाएगा। ऐसे ऐसे हम ये इसी एक्स एक्सिस पर बीच में तो म्यू है, लेकिन ये जो स्केलिंग हुई है वो सिग्मा के हिसाब से, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन के हिसाब से, एक्चुअल डेटा में नहीं हुआ है। और एक चीज और है इसमें कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में मीन मीडियन मॉड एक ही वैल्यू होती है, मतलब सेम वैल्यू होती है। पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस अगर हमको जानना होगा, यही ज़्यादा यूज होता है। तो होता है मीन में से मॉड को माइनस करते हैं, मतलब मीन सैलरी में से सबसे ज़्यादा लोग जो सैलरी पाते हैं उसको मॉड बोला जाता है, उस सैलरी को। तो मीन माइनस मॉड डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन,
ये होता है पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। और अगर मॉड हम कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं ठीक से, तो दूसरा फार्मूला है पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस में 3 इंटू, पहले मीन माइनस मीडियन कैलकुलेट करेंगे, टोटल को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर टोटल को डिवाइड करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन से। और अगर हम मोमेंट के टर्म में आते हैं, मोमेंट क्या होते हैं सबसे पहले ये जान लीजिए। म्यू2 होता है सेकेंड मोमेंट, ये स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है, इसको वेरिएंस बोलते हैं सेकेंड मोमेंट। ये होता है वेरिएंस, जैसा हमने अभी बताया था, अगर FI 1 हो, मतलब एक डाटा एक ही बार आया, तो ये n जो है टोटल नंबर ऑफ डेटा हो गया, x बार हो गया सैंपल का मीन, और xi हो गया एक एक डेटा, मतलब x1 माइनस एक्स बार का स्क्वायर प्लस x2 माइनस एक्स बार का स्क्वायर, मतलब स्क्वायर करके जोड़ें और सम करें टोटल डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ डेटा। तो ये वेरिएंस हो गया, इसको बोलते हैं म्यू2। इसी में स्क्वायर की जगह पर अगर 3 पावर कर दें तो ये तो है म्यू3, ये म्यू3 होता है थर्ड मोमेंट इसी फार्मूले में। तो इस टर्म में म्यू2 और म्यू3 के टर्म में बात करेंगे तो बीटा1 जो हो जाएगा, बीटा1 की वैल्यू हो जाएगी म्यू3 का स्क्वायर, म्यू3 थर्ड मोमेंट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई सेकेंड मोमेंट का क्यूब, मतलब म्यू3 स्क्वायर डिवाइडेड बाई म्यू2 क्यूब। और पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस हो जाएगा प्लस माइनस रूट बीटा1, मतलब यहाँ से जो बीटा1 कैलकुलेट करेंगे इसी का रूट ले लेंगे प्लस माइनस दोनों, तो ये जो है पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस हो जाएगा। इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर पियर्सन मोमेंट कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, इसको G1 बोलते हैं, ये होता है सिग्मा xi माइनस एक्स बार क्यूब डिवाइडेड बाय n। तो ये होता है, ये जो है म्यू3 है म्यू3 डिवाइडेड बाई सिग्मा क्यूब, तो ये हो जाएगा मतलब G1 इसको बोलते हैं, स्मॉल G1। और क्लोज टू जीरो होगा जब डेटा सिमेट्रिकल होगा। इससे हमको पॉजिटिव और नेगेटिव स्क्यूनेस का मालूम चलता है, सिमेट्रिकल केस में 0 हो जाता है ये G1। जैसा आपने बताया कि पॉजिटिव स्क्यूनेस के केस में मीन ज़्यादा होगा, मॉड मतलब मीन इज ग्रेटर देन मॉड, और लॉन्गर टेल ऑन द राइट साइड होता है। नेगेटिव स्क्यूज में मॉड ज़्यादा होता है, नेगेटिव स्क्यूज में मीन कम होता है, मीन इज लेस देन मॉड, और लॉन्गर टेल ऑन द लेफ्ट साइड होता है। कैपिटल सैंपल साइज अगर हम लेंगे, सैंपल साइज के केस में यही फार्मूला जो स्मॉल G1 का कैपिटल G1 के रूप में होता है, ये फार्मूला होता है रूट ऑफ n इंटू n माइनस 1 टोटल डिवाइडेड बाई n माइनस 2, और इस टोटल से मल्टीप्लाई करेंगे स्मॉल G1 का, तो ये कैपिटल G1 हो जाएगा। तो अगर n बहुत ज़्यादा हो तो कैपिटल G1 स्मॉल G1 के बराबर हो जाता है। तो ऐसे भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और MS एक्सेल में अगर कैलकुलेट करना चाहें तो SQ फंक्शन है, SKEW, इसमें पास कर देंगे ब्रैकेट के अंदर कोई अरे डेटा पास कर देंगे तो वो स्क्यूनेस बता देगा, वो डेटा जो है कितना स्क्यू है, मतलब लेफ्ट साइड टेल ज़्यादा है या राइट साइड का टेल ज़्यादा लंबा है या सिमेट्रिक है। एक टर्म होता है कुर्टोसिस, कुर्टोसिस से हम पीकेटनेस जानते हैं। जैसे ये देखिए ये डेटा है, ये जो कर्व बना है, ये कर्व, ये जो है आप देखिए ये बहुत ऊंचे गया है, पीक वैल्यू बहुत ज़्यादा है। और ये जो डेटा है इसका ग्रीन वाला, ये जो है पीक वैल्यू थोड़ा कम है। और ब्लू वाली ये जो डेटा है ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, इस साइड में ये बीच वाली मीन वैल्यू है, और इधर जो है स्टैंडर्ड डेविएशन के टर्म में मतलब म्यू प्लस सिग्मा, म्यू प्लस 2 सिग्मा, ऐसे करके एक्स एक्सिस पर डेटा है, नॉर्मलाइज डेटा है, वाई एक्सिस पर फ्रीक्वेंसी है। तो ये बीच का जो कर्व है ये इसको बोलते हैं मेसोकोटिक, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। मतलब अगर डाटा हमारा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इस तरह का बीच वाला कर्व बनेगा, ना तो बहुत फ्लैट होगा ना बहुत पीक पर जाएगा, बीच वाला बनेगा। इसका जो है कुर्टोसिस वैल्यू 3 होगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। ये पीकेडनेस ज़्यादा है ये डेटा, तो इसको बोलते हैं लेप्टोकोटिक।
और ये जो फ्लैट डेटा है, फ्लैट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, ये प्लेटिक्यूटिक बोलते हैं। तो प्लेटिक्यूटिक में फ्लैट ये ज़्यादा होता है और लेप्टोकोटिक में आउटलायर ज़्यादा होते हैं। आउटलायर मतलब ये यहाँ पर मीन वैल्यू होगी, मीन वैल्यू से बहुत ज़्यादा कम वैल्यूज इधर होगी और मीन वैल्यू से बहुत ज़्यादा वैल्यू इधर होंगी। तो आउटलायर्स अगर ज़्यादा हैं तो मतलब ये थोड़ा इधर रहेगा, मतलब इधर ज़्यादा डेटा हो जाएंगे लेप्टोकोटिक के केस में। और नॉर्मल कारों में जो आउटलायर्स होंगे वो नॉर्मली जितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं उतना होगा। पियर्सन्स का जो कुर्टोसिस वैल्यू होती है ये होता है β2 बोलते हैं, और ये जो होता है सिग्मा xi माइनस एक्स बार 4 अपान एन। तो ये सिग्मा xi माइनस एक्स बार 4 अपान एन ये होता है μ4, मतलब फोर्थ मोमेंट कुर्टोसिस बताता है। इसका फार्मूला वही है, मतलब एक एक डेटा में से मीन वैल्यू सैंपल का माइनस करेंगे, टोटल का फोर्थ पावर लगाएंगे और ऐसे सारे टर्म को जोड़ेंगे, डिवाइड करेंगे टोटल फ्रीक्वेंसी से। इसको बोलते हैं μ4, मतलब फोर्थ मोमेंट डिवाइडेड बाय सिग्मा 4, सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं μ4 बाई सिग्मा 4। और एक चीज़ और है, यहाँ पर एक टर्म आता है एक्सेस कुर्टोसिस। एक्सेस कुर्टोसिस मतलब कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो कुर्टोसिस जिसकी वैल्यू 3 है उससे कितना ज़्यादा है, उसका फार्मूला है यही, कुर्टोसिस लेंगे नॉर्मल जो फार्मूला है और -3 कर दें। 3 है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कुर्टोसिस वैल्यू जो होता है। तो इस टर्म में 3 माइनस करेंगे तो एक्सेस कुर्टोसिस आ जाएगा, मतलब कुर्टोसिस की वैल्यू पर μ4 अपान μ2 स्क्वायर अगर ले लेंगे, -3 करेंगे तो ये आ जाएगा। अब देखिए ये सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन है, सिग्मा स्क्वायर होता है मतलब μ2 वेरिएंस होता है सिग्मा स्क्वायर, और सिग्मा 4 हो गया मतलब वेरिएंस का स्क्वायर मतलब μ2 का स्क्वायर। और ये टर्म तो μ4 है ही है फोर्थ मोमेंट, तो μ4 अपान μ2 का स्क्वायर -3 करेंगे तो ये एक्सेस कुर्टोसिस आ जाएगा। और β2 है μ2 अपान μ2, μ4 अपान μ2 का स्क्वायर। बीटा इक्वल टू 3 फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मेसोकोटिक। β2 ग्रेटर देन 3 मतलब पीकेड है, मतलब पीक वैल्यू काफ़ी है, ये लेप्टोकोटिक हो गया। β2 लेस देन 3 मतलब फ्लैट कर्व हो गया, प्लेटिकोटिक हो गया। इस तरह से हम जान सकते हैं। और प्लेटिकोटिक में लाइट टेल फ्लैटर पीक होता है। लेप्टोकोटिक में हैवी टेल एंड ए शार्पर पीक होता है। इसमें जो है मतलब आउटलायर्स काफ़ी हो सकते हैं। और मेसोकोटिक तो इनका एक्सेस कुर्टोसिस इसको 0 होगा और कुर्टोसिस वैल्यू 3 होगा, मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। ये स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। और कुर्टोसिस किसी डेटा का कैलकुलेट करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कूट फंक्शन है, कूट लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर, वो डेटा के एरे पास कर देंगे तो कुर्टोसिस वो उस डेटा का वो बता देता है। थैंक यू, इस सेशन को अभी समाप्त करते हैं। थैंक यू।